हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति को डिस्कस करेंगे और साथ में टॉप 40 एमसीक्यूज भी होंगे। जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। हमारे भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके खिलाफ एक विद्रोह हुआ था जो कि असफल रहा। 1857 की क्रांति, 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से इसको जानते हैं। इस विद्रोह को कई नाम दिए जाते हैं, जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं उनके द्वारा इसको सिपाही विद्रोह कहा गया। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह की संज्ञा दी है। विनायक दामोदर सावरकर जो है इन्होंने 1857 का विद्रोह कहा, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो विद्रोह हुआ इसके क्या राजनीतिक कारण थे। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटाया जाना, जिससे जो अन्य सत्तारूढ़ परिवार थे उनके मन में भय पैदा हो गया। काफ़ी सारे शासकों को उनकी राज सिंहासन से हटा दिया गया और वहाँ अंग्रेजों का शासन लागू हो गया। इससे जो अन्य सत्तारूढ़ परिवार थे, यानी जहाँ पर राजा हुआ करते थे, उनके मन में एक भय पैदा हो गया कि हमारी भी कंडीशन इसी तरीके से हो जाएगी, और यही रीजन बने विद्रोह के। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। जिनके अपने स्वयं के पुत्र नहीं होते थे, दत्तक पुत्रों को सिंहासन पर बैठने की परमिशन नहीं दी गई थी। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी समेत कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया था। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, जैसे अधिकारी, अनुचर और सैनिक, ये सभी बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में प्रेरित किया। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं? भारत में तेजी से फैल रही जो पश्चिमी सभ्यता थी, इसके कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। ब्रिटिश जो थे वो वेस्टर्न कल्चर को लेकर के आए थे, तो पश्चिमी सभ्यता के फैलने की वजह से भारत की जो आबादी थी इसका एक बड़ा वर्ग इस बात से चिंतित हो गया था कि हमारी सभ्यता, हमारे हमारे धर्म को खतरा हो सकता है। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार और उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 के एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। हिंदू या मुस्लिम से क्रिश्चियन बन जाते थे, उनको प्रमोशन दे दिया जाता था, उनके पदों से उन्नति उनकी कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था, ये भी एक बहुत चिंता का विषय था। कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए, लेकिन उन्हें अपने धर्म के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना गया, जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या। इन प्रथाओं को समाप्त करने और साथ में विधवा पुनर्विवाह, इसको वैध करने वाले जो कानून बने थे उनको सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। इन सभी सामाजिक और धार्मिक कारणों की वजह से विद्रोह फैला। अब कुछ आर्थिक कारणों को डिस्कस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो थे वहाँ पर किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां जो हैं पुरानी ज़मीनें, उनकी पीढ़ियों की पुरानी ज़मीनें उनके हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़ कर के आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसकी वजह से भारत में कुछ सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, जैसे कपड़ा उद्योग है, यहाँ पर हस्तशिल्प चलता था, बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी। तो मशीनों का निर्माण होने से, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ की चीज़ें यहाँ आने लगी, जिससे यहाँ का जो हस्तकला उद्योग था वो बर्बाद हुआ। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी।
सैन्य कारण क्या थे? भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत था 87%, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। हमारे जो भारतीय सिपाही थे वो बहुसंख्यक थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिक जो थे उनसे निम्न श्रेणी का उन्हें माना गया। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। ये सैन्य कारण बना उस विद्रोह का। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इन सभी परेशानियों और डिस्क्रिमिनेशन के चलते सैनिकों में भी विद्रोह पैदा हुआ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सैनिक विद्रोह का उस समय तात्कालिक कारण क्या था। एक अफवाह फैली थी कि जो नई एनफील्ड राइफल है उसमें कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि सेना में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही सैनिक थे, तो सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति ऑलरेडी फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग से के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। वहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की उसमें सजा भी हो गई थी। हम लोग डिस्कस करेंगे कि विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ पर हुआ, उस समय नेता कौन थे, विद्रोह की तिथि क्या थी और विद्रोह के ब्रिटिश दमनकर्ता जो थे वो कौन थे। जैसे दिल्ली में विद्रोह हुआ तो इसमें भारतीय नेता बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857 और ब्रिटिश दमनकर्ता जॉन निकोलसन थे यहाँ पर। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। 4 जून 1857 को हेनरी लॉरेंस दमनकर्ता थे। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। 4 जून 1857 को क्रांति हुई और जनरल ह्यू ग्रोज जो हैं ये थे ब्रिटिश दमनकर्ता। कानपुर में नाना साहब 5 जून 1857। सर कोलिन कैम्पबेल जो हैं ये दमनकर्ता थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया। 6 जून 1857 को कर्नल ऑन्सेल यहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता हुए। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और जून 1857 में ये क्रांति हुई। कर्नल नील ने इनका दमन किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह 12 जून 1857। विलियम टेलर व विसेंट आयर इन्होंने दमन किया है। बरेली में खान बहादुर खान जून 1857 में क्रांति उजागर हुई। विसेंट आयर जो थे ये ब्रिटिश दमनकर्ता थे। बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया है। जुलाई 1857 में विद्रोह उत्पन्न हुआ और विलियम टेलर जो थे ये ब्रिटिश दमनकर्ता थे। फतेहपुर की अगर बात करें तो अजीमुल्लाह यहाँ पर भारतीय नेता थे। 1857 में ये हुई और जनरल रेनार्ड जो हैं ये ब्रिटिश दमनकर्ता थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए। भले ही ये क्रांति असफल रही, लेकिन कुछ परिणाम हमें देखने को मिले। भारत में बेहतर शासन के लिए अधिनियम आ गया। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। कंपनी का शासन जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उसका उन्मूलन हो गया पूरी तरीके से और ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। संप्रभुता की घोषणा हो गई। महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने ब्रिटिश भारत की संप्रभुता अपने हाथ में ले ली। राज्य सचिव, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे प्रशासनिक नियंत्रण लेने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई थी। 1858 की रानी की उद्घोषणाएं क्या क्या थी। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल, उसको वायसराय की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। घोषणा की गई कि विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया है। साथ ही ये भी घोषणा की गई थी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को मानना होगा। भारत के लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता, सभी की समानता और व्यक्तिगत मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था। ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आया था। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। उन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था।
वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। 1857 के विरोध के कारणों और भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खां। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को माना जाता है। एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक द ग्रेट रिबेलियन जो है ये अशोक मेहता ने लिखा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। 1857 जो है एस.एस. सेन ने लिखा है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई। रिबेलियन 1857 सिम्पोजियम ये लिखा है पूरन चंद जोशी ने। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 ये जॉर्ज ब्रूस मल्लेशन ने लिखा। ग्रेट म्यूटिनी ये लिखा है क्रिस्टोफर हिबर्ट ने। रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 इकबाल हुसैन के द्वारा लिखी गई। एक्सक्वेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खान मोहम्मद सादिक खान ने लिखा है। सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा लिखी गई। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। 1857 के विद्रोह के समय विभिन्न मत और कथन, जैसे जॉन सिले ने कहा था स्वार्थी सिपाही विद्रोह, और जिसमें कोई स्थानीय नेतृत्व या लोकप्रिय समर्थन नहीं था। देखिए इसके असफल होने का भी यही रीज़न था, क्योंकि सब अपने अपने एरियाज़ को लेके चल रहे थे, एकजुट नहीं थे सभी लोग, और कुछ लोगों के अंदर भय भी व्याप्त था अंग्रेज़ों को लेकर के। इस वजह से ये क्रांति असफल रही। आर.सी. मजूमदार ये तर्क देते हैं कि ये ना तो पहला न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था, जो इसके क्षेत्रीय और वर्ग आधारित स्वरूप को उजागर करता है। बेंजामिन डिज़रायली जो थे इसे गहरे विश्वास में निहित राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं तथा विद्रोह के लिए अंतर्निहित संघर्षों को स्वीकार करते हैं। वी.डी. सावरकर इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसे स्वतंत्रता के लिए एक योजनाबद्ध और संगठित प्रयास मानते हैं। एस.एन. सेन जो हैं इसे धर्म के लिए लड़ाई के रूप में देखते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक युद्ध में विकसित हुई थी। तो ये 1857 के विद्रोह के संबंध में लोगों के विभिन्न मत हैं और कथन हैं। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच टकराव के रूप में प्रस्तुत किया है, एक दृष्टिकोण जिसकी आलोचना इसके नस्लीय निहितार्थों और दोनों पक्षों द्वारा किए गए पारस्परिक अत्याचारों के प्रति उपेक्षा के लिए की जाती है। कार्ल मार्क्स ने इसे विदेशी और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ सैन्य किसान बलों के संघर्ष के रूप में देखा, जिसमें विशेष रूप से कपास जैसे उद्योगों में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टि के बिना सामंती विद्रोह के रूप में देखा। एस.बी. चौधरी जो हैं इन्होंने इसे पहले वास्तविक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में पहचानते हैं, जिसने विदेशी शासन के खिलाफ कई क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया था, क्योंकि इसके पहले जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके खिलाफ कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो ये एक तरीके से सैनिक विद्रोह, किसान विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके के नाम दिए हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात कर दिया था, वो किससे संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो स्टार्टिंग इसकी मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द सोल्जर्स इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो नाना साहब ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। साथ में तात्या टोपे जो कि सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने भी मदद की है। तात्या टोपे ने ग्वालियर में भी नेतृत्व किया है, ध्यान में रखेंगे। ग्वालियर में भी इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता इसमें महत्वपूर्ण तत्व था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग स्टार्ट कर दिया गया था, ये उस समय का इमीडिएट कॉज था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या रिएक्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 की? हाउ डिड द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये इस क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय पर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में जो नामधारी सिख थे इन्होंने विद्रोह किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इससे संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने इसे देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये 1857 में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। किस कारण से ही असफल रहा है 1857 का विद्रोह? इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इस वजह से ये असफल रहा। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो हैं इन्होंने 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। 1857 में किसने इलाहाबाद को एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया गया था 1857 में। बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान जो है इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया और इसकी वजह से अंग्रेजों द्वारा ये बंदी बना लिए गए और मार दिए गए। कौन सा एक क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी, लखनऊ भी। चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। साथ में वहां के जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी टेलर व विशेंट आयर को जाता है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह को दमन करने में किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी दिल्ली विद्रोह के दमन के दौरान। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? तो लखनऊ में ये दमन कर रहे थे और इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो तात्या टोपे जो हैं इनको बाद में फांसी की सज़ा हुई थी। 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की जब असफलता हो गई उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास इनको लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था।
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो सबसे ज़्यादा भूमिका कैंपबेल की थी। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था वह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था हीरोज, इसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। इज़ द ओनली मैन अमंग द इंडियन रिवोल्यूशनरीज। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती इसका चिन्ह हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो जीनत महल के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, तो ये वीडी सावरकर हैं जो आधुनिक इतिहासकार हैं। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन जो हैं, एस.एन. सेन ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले